Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora and friends welcome to my channel called as Conceptology which is Interconnection of Thoughts. तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि आज क्योंकि लास्ट डे ऑफ फरवरी है, आज मंथ एंड मेगा मैराथन होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, और मैं कंटिन्यू करूँगा द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कोशिश करना है जो तुमने कि प्लीज रिफ्रेन, प्लीज अवॉइड डूइंग दीज क्वेश्चंस बाय गैम्बलिंग मैकेनिज्म। गैम्बलिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ABCD 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 ऐसे नहीं करना होता। डोंट डू दिस, इट इज सर्टनली नॉट एडवाइजेबल। मेक श्योर कि तुम एक एक चॉइस को ध्यान से देखो, सोच समझ के करो एंड एवरी चॉइस को एनालाइज करके आंसर होना चाहिए कि वाई एम आई राइटिंग दिस आंसर। अगर तुम वाई को एड्रेस नहीं कर सकते, इट विल बी नॉट बी पॉसिबल एंड इट विल बी ऑफ नो यूज टू यू एट ऑल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग। तो मंथ एंड मैराथन है, ओके, मेगा मैराथन है, तो आई एम श्योर दैट यू विल डू ग्रेट अबाउट दिस पार्ट। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा मेरे इस चैनल पे विच इज़ कॉन्सेप्टोलॉजी इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स। ये मेरे ही एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में कभी भी फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, हमेशा इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली, बहुत सारे क्विज कंडक्ट किए और मुझे बड़ा सैड ये लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, दे रियली आर डेडिकेटेड मोटिवेटेड टुवर्ड्स पासिंग दिस एग्जाम, बट उनको ये सीक्रेट ही नहीं मालूम कि जब तक बेसिक्स नहीं आते, जब तक कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं होते, और ये तुमसे नहीं होता, ओके, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ गाइडेंस टू हेल्प यू इंटरकनेक्ट दीज थॉट्स। जब तक वो नहीं आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एट ऑल। इसी के साथ मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ दैट 7 मार्च से मैं लॉन्च कर रहा हूँ मेरा PSIR ऑप्शनल कोर्स विच इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्शनल कोर्स। और ये कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्शनल कोर्स 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट आई एम लॉन्चिंग ऑन 7th of March। तो 250 मार्क्स है GS2, दैट इज पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैं पहले ही पढ़ाता था। अनदर 250 मार्क्स ऑप्शनल 1 एंड अनदर 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2, यानी कि अनदर 500 मार्क्स, टोटल हो गया 750 मार्क्स अब एक्चुअली मेरे हवाले है। मैंने अपने लर्नर्स को पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी कि GS2 में करीब एक्सपर्ट बना दिया। ये वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोग इस कमेंट्स को देख रहे हो तो प्लीज़ मार्क यस, ताकि लोगों को पता चल जाए कि रॉक सॉलिड 24 कैरेट प्रिपरेशन होती क्या है। अगर तुम भी चाहते हो तो यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स विद यूजिंग द कोड SIDLIVE SIDLIVE। ये कोड यूज करो, इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू सी दिस। एक बार अनअकैडमी ऐप पे जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा द कोर्स इज लाइव, यानी कि 7 मार्च को ये स्टार्ट हो चुका है या हो जाएगा जब तुम ये देख रहे होंगे। सो डोंट मिस दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। मैं 2 मिनट लूंगा तुम सब लोगों के कीमती समय से टू ट्राई एंड एक्सप्लेन यू दैट PSIR एज एन ऑप्शनल क्यों लिया जाना चाहिए। सो व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ टेकिंग PSIR ऑप्शनल। याद रखना बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ PSIR पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ओवरलैप करते, ऑल्सो इनफैक्ट GS1 और GS4 के साथ भी ये ओवरलैप करते हैं। मीडिया एक्सपोजर इसमें अबंडेंट होता है। जब भी तुम न्यूज़ खोल के देख रहे हो ना, आमतौर पे तुमको PSIR के टॉपिक्स दिखते हैं। तुम्हें एक लैटरल एडवांटेज मिलेगा एसे राइटिंग में, ओके। तो मैं बहुत ऑफन यू विल सी द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड और द टॉपिक दैट यू आर आस्क्ड फॉर एसे राइटिंग इज कमिंग फ्रॉम PSIR टॉपिक। बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट तुमसे एक्सपेक्टेड होगा कि तुम्हें पॉलिटी पॉल साइंस बहुत अच्छे से आती हो, तो तुम्हें पर्सनालिटी टेस्ट में भी पूछा जाता है। बहुत लोगों का कहना है ऐसा, जबकि मैं इसका इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, बट फिर भी इट इज़ अ हाई स्कोरिंग एंड हाई रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ ऑप्शनल, सो यू शुड चूज फॉर दैट। गड़बड़ी हो जाती है जब लोग समझदारी नहीं करते और नादानी में वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को पॉलिटी गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सटेंडेड वर्जन मान लेते। वो नहीं होता, दिस इज सर्टनली नॉट द वे। ये ऑप्शनल, और ये सिर्फ मैं इसी ऑप्शनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू हैव अ स्पेशलिस्ट टीचर एंड अ स्पेशलिस्ट लर्निंग मैकेनिज्म। यू मस्ट बी लर्निंग दिस सब्जेक्ट 3 डायमेंशनली। तो अगर तुमने इस विषय में सोच लिया है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन 7th of March। एक और इम्पॉर्टेंट बात, दोस्त ऑफ यू येट नॉट ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। tinyurl.com/siddharthpolity जो लिंक दिया हुआ है उस पर आ जाइए।
और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। या से तुम इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो। ओके, अगर अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो वी आर ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच इज अनअकैडमी, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। सेड लाइव SIDLIVE इज द कोड जो तुम्हें मालूम होना चाहिए। यूज द कोड सेड लाइव और तुम इमीडिएटली 10% डिस्काउंट के हकदार हो जाते हो। सो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी यूज करो कोड सेड लाइव SIDLIVE और तुमको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो तब भी यूज कर सकते हो कोड सेड लाइव SIDLIVE, और या फिर जब तुम बैच कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी यू कैन यूज द कोड सेड लाइव। तो ऐसे भी आज 28 फरवरी है, मैं तुम्हें एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। अगर तुम इस समय देख रहे हो जब ये अब तक अनअकैडमी कॉम्बैट ना हुआ हो, क्योंकि 11 बजे ये हो जाएगा, सो आई डोंट नो व्हाट टाइम आर यू वाचिंग इट। इफ यू आर वाचिंग इट लेट देन इट हैज़ टू बी डन, बट नेक्स्ट टाइम जब अनअकैडमी कॉम्बैट आएगा तब मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। एवरी टाइम जब अनअकैडमी कॉम्बैट ज्वाइन करोगे यूज द कोड सेड लाइव SIDLIVE। फाइनली एक छोटे से हिंट तुम्हें दे देता हूँ, अगर पैसा बचाने का और भी एक मौका है, और वो मौका है कि तुम एक कॉम्बो कोर्स ले लो। अगर तुमने अभी तक GS कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो GS और ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक में से कोई भी ऑप्शनल के साथ चूज करोगे, तुम बहुत सारे पैसे बचा लोगे। 26%, 37% प्लस यूज करो सेड लाइव, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ नियम आप सब लोगों के लिए। 60 सेकेंड्स मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए क्वेश्चन। 60 सेकेंड्स मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा और एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स में तुमको आंसर का मौका मिलेगा। तो प्रैक्टिकली तुम्हें एक क्वेश्चन का अराउंड 2 मिनट का टाइम मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं है ये, जानबूझ के क्वेश्चन सारे के सारे स्पेक्ट्रम से रखे गए। थोड़े बहुत सिंपल है, थोड़े सिंपल है, थोड़े टफ है, थोड़े हे भगवान वैसे टाइप के क्वेश्चन है। तो वो सारे चॉइसेस ABCD जो है उनको एनालाइज कीजिए। सिर्फ भागदौड़ में ये मत करो ये राइट है ये रॉन्ग है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये मत करिए। वाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। सो let us start this journey and hopefully you will do awesomely well. First question coming your way. Consider the following statements. India adopted, choice number 1, or rather statement number 1, India adopted the concept of concurrent list from the Constitution of Australia. 2, concurrent list was added in the 7th schedule by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Which of these statements is or are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. मैं टाइम पूरा ही दूंगा, there will be no time gap. Make sure that you answer all of them correctly. तुम्हारे पास है 60 seconds to answer this question, ना ज़्यादा ना कम। Consider the following statement, और इसमें से true statement निकालनी है। The idea here is it is true statement. अभी तुम्हारे पास about 40 seconds है। Make sure that you answer this question. मैं बिल्कुल stop watch लगा के तुम्हारे सामने ये कर रहा हूँ ताकि nothing goes wrong. Consider the following statements. India adopted the concept of concurrent list from the Constitution of Australia. 2, concurrent list was added to the 7th schedule by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Which of these statements is or are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या none of the above. अभी तुम्हारे पास 5 more seconds है and let's hope for the best. और ये रहा टाइम समाप्ति की घोषणा करते हुए। आंसर ऑफ कोर्स इज 1 ओनली, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट भाई पहले से था, ओके, इन द 7th शेड्यूल, सो इट वाज नॉट एडेड बाय एनी अमेंडमेंट, इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो ये छोटे छोटे ऐसे ट्विस्ट डाल दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बहुत कुछ हुआ होगा, तो भाई ये कुछ भी हो गया होगा। डोंट डू दिस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। इसलिए बोलता हूँ रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करो। मेक श्योर दैट यू नो दिस कंप्लीटली। So idea of current list in Indian Constitution was borrowed from Australia. There are 52 subjects in the concurrent list of 7th schedule of the Indian Constitution. Both the union as well as the state governments can make laws on the subject mentioned in the concurrent list. तो तुम्हें concurrent list के बारे में मालूम होना चाहिए। Very important questions at times. Next question coming your way.
Which of the following laws has been kept in the jurisdiction of the enforcement directorate? कमाल की बात है, आजकल ईडी के बारे में बड़ा कुछ सुनने में आ रहा है मैं मीडिया में, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैज बीन केप्ट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको प्यार से ईडी बोला जाता है? ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव. तुम्हारे पास है अबाउट 40 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. एक भी चॉइस को इग्नोर करते हुए मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहाँ पड़ा था, क्या देखा था, मीडिया में कहाँ आ रहा था, टीवी में कहाँ आ रहा था. जब तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा तो इजीली इस क्वेश्चन को आंसर दे दोगे. विच आर द फॉलोइंग लॉज हैज बीन केप्ट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? ए, बी, सी और डी. अभी तुम्हारा 20 सेकेंड बाकी है. आंसर दो, या तो नोटबुक में आंसर दो या फिर आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर द आंसर हैज वाई. वाई इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस. अगर वाई ठीक नहीं दे रहे हो तो सब कुछ गड़बड़ है. ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों एक्ट्स के लिए बना हुआ है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. स्पेशली इन दोनों ही एक्ट्स को इन्फोर्स करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बना हुआ स्ट्रक्चर है. ये अगर तुम इसको देखोगे तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में लिखा हुआ है, और इसके नीचे ही लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 and Prevention of Money Laundering Act of year 2002. Directorate of Enforcement is a multidisciplinary organization mandated with the task of enforcing the provision of two special fiscal laws. One is Foreign Exchange Management Act, जिसे प्यार से FEMA बोला जाते हैं, and the PMLA, that is Prevention of Money Laundering Act of year 2002. Besides directly recruiting personnel, the Directorate also draws officers from different investigating agencies, Customs, Central Excise, Income Tax, Police on deputation. And on 11th March 2011, after approval of government, the directorate underwent a massive restructuring and it became a bigger thing. Either ways, जो भी तुमने देखा होगा फाइनेंशियल डीलिंग से, फॉरेन एक्सचेंज से, मनी लॉन्ड्रिंग से, ये सारे मैटर्स ईडी के पास चले जाते हैं. एंड दिस इज द पार्ट. तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे दोनों लॉस, और ये दोनों लॉस ही है, ना कोई और, ना कोई कम, ना कोई ज़्यादा. सो मेक श्योर इस तरह से स्पेसिफिक स्टडी करनी चाहिए, ओके, जिसमें कोई डाउट ही ना रहे. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली तुम इसको बेटर कर लोगे. एंड लेट अस सी दिस पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग, ध्यान से पढ़ो. विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू इंडियाज रिलेशंस विद इजराइल इज और आर ट्रू? तो मैं तुम्हें पॉलिटी, गवर्नेंस एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन सबके क्वेश्चन दे रहा हूँ. ए, India and Israel established formal diplomatic relations with one another in 1992. B, Indira Gandhi was the first Indian Prime Minister to visit Israel in 1971. C, both A and B, D, none of the above. इंटरनेशनल रिलेशंस में इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस इतने ज़्यादा आजकल हाईलाइट हो रहे हैं, सो यू जस्ट डोंट नो कि यूपीएससी में क्या पूछ लिया जाएगा, सिविल सर्विस में क्या पूछ लिया जाता है. सो मेक श्योर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने तो क्लासेस में पढ़ाया हुआ है. मैंने सोचा तुम लोग को एक हिंट तो दे दूँ, दोज ऑफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लस क्लासेस, कि एक्चुअली क्या क्या पढ़ लेना चाहिए और एटलीस्ट किस डायरेक्शन में पढ़ लेना चाहिए. तुम्हारे पास है अबाउट 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. Which amongst the following statements with regards to India's relation with Israel is or are true? Okay, true पूछा, true. Okay, ये भी एक आदत बना लेना एग्जाम में कि ट्रू बताना है, इनकरेक्ट बताना है, फॉल्स बताना है, सारे करेक्ट बताने, सारे रॉन्ग बताने, ये सब कुछ ध्यान से देख लेना. और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ. आंसर इज दैट इंडिया एंड इसराइल ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में इंश्योर कर लिए थे. इसराइल इंडिया को हमेशा ही हेल्प कर रहा था. इनफैक्ट मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने से पहले भी इसराइल वॉज ऑलवेज हेल्पिंग इंडिया, बट फॉर सम फनी रीज़न, ओके, जिसके बारे में अभी तो मैं नहीं बता सकता, बट जब हम लोग ने, मैंने IR की क्लास में इसको डिटेल में बताया हुआ है कि हम लोगों ने इसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया. एंड इट वॉज दिस बिग डेट जो 2017 की डेट है,
Big date when Mr. Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit Israel. तो वही चीज़ जो कि हमने बड़े समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये दिन आएगा, कब ये दिन आएगा, ओके, कब हम ओपनली इंटरनेशनल एरेना में बता पाएंगे कि येस वी आर वेरी डियर फ्रेंड, वी हैव अ वेरी डियर फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ Israel, and this is, I hope you know, a very beautiful picture with the two prime ministers, and this is the first time that any prime minister of India visits Israel. So पहले भी थे, पहले ऐसे भी बहुत अच्छे रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में आए, एंड उसके बाद नाउ इज दिस. वेरी गुड. विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ the Supreme Court is popularly known as the pavement dwellers case? A. Olga Tellis case. B. Aruna Shanbag case. C. Kyoto Holoan case. D. Indira Sahni case. अब बहुत सारे तो हमारे यहाँ पे जो अभी इन लोगों ने देखा होगा उनको लग रहा होगा हे भगवान, इन क्वेश्चंस को मैं कहाँ से सोचना स्टार्ट करूँ, क्योंकि कोई हिंट भी नहीं मिलती. जब तक तुम पढ़ते नहीं हो तब तक तुम्हें हिंट मिलेगी कैसे. तो ये सब्जेक्ट समझने के लिए पहले बहुत इन डिटेल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके इसके मार्क्स आते हैं. ऐसे तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो. और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, तुम ये चाह के भी गलत नहीं कर सकते. अगर तुमने गलत किया, नहीं नहीं सर हम गलत नहीं करेंगे. ओके, तुम्हारे पास है अबाउट 20 more seconds to answer this question. Which landmark judgment of the Supreme Court is popularly known as the pavement dwellers case? A. Olga Tellis. B. Aruna Shanbag. C. Kyoto Holoan. And D. Indira Sahni case. ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ. आंसर ऑफ कोर्स इज ओल्गा टेलिस केस. इसी को ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पेमेंट ड्वेलर्स केस कहा जाता है. लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि बाकी केसेस क्या है. तो अरुणा शानबाग केस वो है जो राइट टू डाई वाला था, ओके, यूथेनेसिया एंड सो ऑन सो. क्योटो होलोआन 10th शेड्यूल वाला केस है जिसमें 10th शेड्यूल को चैलेंज कर दिया गया था. एंड इंदिरा साहनी केस इज़ अ वेरी पॉपुलर केस जिसको मंडल केस कहा जाता है, जिसमें मंडल कमीशन की जो एडिशनल 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन थी फॉर ओबीसीज उसको चैलेंज किया गया था. ये था द पेमेंट ड्वेलर्स केस जिसमें स्लम ड्वेलर्स ओके ऑफ बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया गया था अगेंस्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. इसमें राइट टू लाइवलीहुड का भी कॉन्सेप्ट है, फिर रीलोकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, और हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है क्लास में. तो अगर तुम प्लस क्लासेस में हो तो तुमने इसको पढ़ाई होगा, तो वो एक बार वीडियो रिवाइज करने का बहुत अच्छा मौका है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, तो मेक श्योर दैट यू नो दिस. एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे. ओके, प्लीज़ ध्यान से, पूरी शिद्दत से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से लुक एट एवरी क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the Vice President of India. 1. The Vice President of India is elected by the members of Rajya Sabha by proportional representation. 2. The first Vice President of India was Dr. S. Radhakrishnan. 3. Vice President of India can resign in a written form to the Chief Justice of India. Which of these statements given above is or are correct? मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूँ, चाहे तुमको कितना मर्जी प्रिपेयर कर लो, कितना मर्जी कर लो, एग्ज़ाम के दिन टेंशन ज़रूर होगी. तो जैसे ही वहाँ पर जाओगे और जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस देखते हो, प्लीज़ देख लिया करो वो करेक्ट पूछ रहे कि इनकरेक्ट पूछ रहे. मैंने बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा है. सो 1 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3, या फिर नन ऑफ द अबव. इन अदर वर्ड्स नन ऑफ द अबव का मतलब है कि नन ऑफ द अबव चॉइसेस आर करेक्ट. ओके, सो अब ध्यान से देख लो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और तुम्हारे पास है इस समय अबाउट 30 सेकेंड्स. वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, करेक्ट पूछा जा रहा है. एक एक वर्ड को देखो. अगर तुम स्क्रीन पर हो तो मैं तो सीधा सजेस्ट करूँगा ऐसे फिंगर रख रख के वर्ड गेस करो. मैं हमेशा बोलता हूँ द डेविल लाइज इन द डिटेल. एंड यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में खासकर द डेविल रियली 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 लाइज इन द डिटेल. ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए अब मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ. आंसर इज 2 ओनली. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चूज तो किया जाता है, बट वो केवल राज्यसभा के नहीं होते.
दे आर ऑफ द लोकसभा ऑल्सो, ओके। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। सो इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वाइस प्रेसिडेंट साहब को अगर रिजाइन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट साहब को इन रिटन फॉर्म रेजिग्नेशन देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं देते। तो ये ऐसे फॉर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स है, तो तुम याद भी रख सकते हो। ये भी एक तरीका होता है, ये भी क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसे वाइस प्रेसिडेंट दे दिए गए 1 2 3 4, मतलब कोई भी नाम दिए गए, और फिर उनको बोल दिया गया कि इनको अरेंज करो, कौन पहले आए थे, कौन बाद में आए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेक श्योर दैट ये भी होता है। और बड़े ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ओके। अगर ये आ गए और तुम्हें नहीं आता हो तो पहले तो बड़ा एम्बैरेसिंग है कि देश के भविष्य को यही नहीं पता कि देश का पास्ट क्या है, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देख लो। और दूसरा ये कि अगर ये तुम्हें पढ़ा हुआ और तुम्हें रटा हुआ खासकर, तो तुम्हारे बोनस मार्क्स हो जाएंगे। वेरी गुड। तो थोड़ा स्मार्टली भी प्रिपरेशन किया करो, ओके। ऐसा अपने आप से तो होगा नहीं, मेरा तो काम है तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि ये सब प्लस क्लासेस में तुम्हारे एजुकेटर्स ही कर सकते हैं, बाकी तुम्हारी चॉइस है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। With regards to the following offices, select the correct combination of the parliamentary proceedings and the type of majority required to pass it. तो एक साइड पर लिखा हुआ है एक ऑर्डिनरी बिल, और जैसे एक पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल, अब उसके साथ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसका मतलब है, तो ये मैंने ही अपने तरीके से क्वेश्चन बनाया, इसलिए मुझको समझाना पड़ रहा है, बताओ, ओके। पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल को क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत है कि कोई और मेजोरिटी की ज़रूरत है, ये मैच करते हुए चले जाओ। 1 2 3, इसमें से देखो कि 1 ओनली, 2 1 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, विचित्र विचित्र टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से किया करो, बिकॉज इसमें बहुत गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो 1 ओनली इज करेक्ट, 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, या फिर 1 एंड 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। With regards to the following offices, select the correct combination of the parliamentary proceedings and the type of majority required to pass it. Passing an ordinary bill, passing a money bill, constitutional amendment bill. और तुम्हारे पास है अभी 10 सेकेंड और, गलती वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुमने, ऑलराइट। और सबसे कमाल की बात यह है कि सारे रॉन्ग है। क्या बात करें, सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर से, ओके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं भी यूटिलाइज नहीं होती। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमतौर पे कॉम्बिनेशन में यूटिलाइज होती है इन टर्म्स ऑफ बिल्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ पैसेजेस ऑफ बिल। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये पास होता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए होता है। तो ये जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ये पास होता है। और यहाँ पर लिखा था 2/3 मेजॉरिटी और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, जो कि प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट के लिए यूज होता है। चलो जी, ये सब भी याद कर लो। तो एक ना टेबल बना लो एंड देन यू कैन रिवाइज दिस एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द मच कंट्रोवर्शियल हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या मालदीव्स? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ना सिद्धार्थ सर आज आप मूड में हो, आज आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो ना। मेरे बच्चा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा मैं पढ़ा तो पॉलिटी ही रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं पॉलिटी में आ जाती है और पॉलिटी भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में चली जाती है। तो अच्छा ये वाली बात है, ठीक है। तो तुम्हें एक सूचना दे देता हूँ कि तुम्हारे पास है अभी अबाउट 20 सेकेंड्स मोर। In which country is the much controversial Hambantota port located? Myanmar, Sri Lanka, Nepal या Maldives? ओके। और समय समाप्ति की घोषणा मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, बड़ा ही मेजर कंट्रोवर्शियल विद श्रीलंका, जहाँ चाइना ने डेट ट्रैप बना के रखा हुआ है, ओके। और वो अपना ही फोर्स, अपना ही इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बाय इंक्रीजिंग द डेट ऑफ स्मॉल कंट्रीज लाइक श्रीलंका एट्सेट्रा। तो
तो श्रीलंका को मजबूर कर गया था हम्बनटोटा पोर्ट टू चाइना फॉर 99 ईयर्स, नाउ इट वांट्स इट बैक। तो ये चाइना का बड़े खतरनाक स्ट्रैटेजी चल रही है एंड इंडिया इज सर्टेनली ट्राइंग टू काउंटर इट स्पेशली इन आवर नेबरहुड। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा ही अच्छी पॉलिसी होता है। सी इनफैक्ट वन बेल्ट वन रोड, ओके, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डेट ट्रैप, ये सारा का सारा तुम्हें चाइना की पॉलिसी मालूम होनी चाहिए। चाइना इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया, सो इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स डबल जेपर्डी इन इंडिया? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 27 या आर्टिकल 32? चक्कर आई होगी तुमको, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को डबल जेपर्डी के बारे में नहीं मालूम है क्या है। तो जिन लोगों को आता है वो गलत कर नहीं सकते, जिनको नहीं आता वो इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कर सकते। यही होता है द मज़ेदार पार्ट ऑफ सो कॉल्ड डिटेल्ड क्वेश्चंस। डेविल लाइज इन द डिटेल। जब तक तुम इस डिटेल को नहीं पकड़ोगे तुम चाह के इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। Which of the following fundamental rights prohibits double jeopardy in India? Article 20, 22, 27, 32। वैसे तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुमको किसी भी हाल में गैम्बल नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर ये हालात इधर भी है और उधर भी है। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग मजबूर भी हो गए होंगे कि सर अब करें क्या, आता ही नहीं है तो क्या करें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करो। फेब्रुवरी ख़त्म होने को है, इनफैक्ट आज लास्ट डे है, इसलिए ये मंथ एंड मैराथन है। मंथ एंड मैराथन होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अब अपनी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स डबल जेपर्डी इन इंडिया? तुम्हारे पास है अनदर 10 सेकेंड्स और फिर मैं इसका आंसर तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगा। ओके, सो आंसर इसका इज ऑफ कोर्स आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डबल जेपर्डी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच सेज दैट एक बार वंस अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड और punished for an offense, he shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once। तो ये जो दिख रहा है तुमको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, ये है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसी को बोलते हैं नो डबल जेपर्डी। तो ये जो वर्ड है, ओके, ये जो वर्ड है ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसको किसी ने समझाना पड़ेगा और तुम खुद कैसे समझोगे मुझे तो पता नहीं है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following article empowers the Supreme Court to pass any order, and I quote, necessary for complete justice, quote unquote? Which of the following article empowers the Supreme Court to pass any order, quote unquote, necessary for complete justice? सर आप बताओ बेटा, ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है दैट इट वाज द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर अ वाइल बैक। सो देखते हैं कि अगर तुमको ये मालूम है कि नहीं, आर्टिकल 124, आर्टिकल 142, आर्टिकल 145 या फिर नन ऑफ द अबव। और तुम्हें मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास है अबाउट 40 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which of the following article empowers the Supreme Court to pass any order, quote unquote, necessary for complete justice? ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मेरे ख्याल से तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ, मैंने पूरा ये क्लास इस आर्टिकल पे ली थी, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 बोलता है दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, ओके, इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass any such decree or make any such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो ये अयोध्या वर्डिक्ट जब आया था तब आर्टिकल 142 वॉज मच इन लाइट, ओके। तो अयोध्या वर्डिक्ट में आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छे से पूछा गया था, पढ़ाया गया था एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई कैन नॉट बी ऑब्वियसली रिपीटिंग इट हियर, बट तुम्हें मालूम है दैट यू हैव टू रिवाइज दिस, सो मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट भी हो सकता है, मेक श्योर दैट यू नो दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। ओह, मेरे को लगता है तुमने आंसर तो नहीं देख लिया। अब देख लिया तो देख लिया, वैसे वैसे उम्मीद है कि तुमने ना देख लियो। बताओ, पहले वो स्लाइड आ गई जिसमें कि आंसर है। ओके, सो कोई बात नहीं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट एमपी लैड स्कीम वाज लॉन्च्ड? ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी पीवी नरसिम्हा राव। मुझे उम्मीद है कि तुमने आंसर नहीं देख पाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी, बट अगर देख लिया तो देख लिया भैया, किस्मत भी तो कोई बड़ी चीज़ होती है। Who was the Prime Minister of India during whose government MP LAD scheme was launched? Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सिचुएशन है कि ये भी कर लो कि एमपी लैब्स है क्या, ये भी पता होना चाहिए। ओहो सर, ये तो हमें आता है। और एमपी लैब स्कीम पे अभी अभी क्वेश्चन आया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ये मालूम हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। ओके, पहले बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गए। आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है माय फ्रेंड, बाई चांस डॉर्मेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमपी लैब स्कीम को एक्चुअली चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बात अलग है कि लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं, बट पढ़ना चाहिए। आइदर वे, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं इसका आंसर तुम्हें बता देता हूँ। आंसर इज ऑफ कोर्स पीवी नरसिम्हा राव एंड दिस इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि तुम्हें सब पता है। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1993 by the former Prime Minister P.V. Narasimha Rao, seemingly to allow members to develop a stake in their constituency's development and politically to buy peace and possibly inveigle their support for minority government. अब बात है ये, अब इसके पॉलिटिकल रीजन से या नहीं, बट एमपी लैड स्कीम है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. रॉ acts as the Interpol of India. 2. Delhi Special Police Establishment was the precursor name of CBI. Which of these statements is or are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या none of the above? तो हमारे बीच में कुछ नादान परिंदे होंगे जिन लोगों ने इस सब्जेक्ट बिल्कुल ध्यान से नहीं किया हुआ, तो उनको मैं बता देता हूँ। रॉ इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके, नहीं ऐसे ना लगे ना कि तुम लोगों को कि भगवान जाने रॉ है कौन, तो तुम बोलोगे सर हम आंसर तो दे सकते थे अगर हमें ये मालूम होता कि रॉ क्या है। नहीं बेटा, इतना क्यों टेंशन में हूँ ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। ऑलराइट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या none of the above? ओके, और तुम्हें पता होना चाहूँगा कि अभी अबाउट 20 सेकेंड्स रह गए। ऑलराइट, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि जो रॉ है वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स है। सीबीआई जो होता है दैट इज़ द इंटरपोल ऑफ इंडिया, और वो सीबीआई जो है वही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर आज भी वर्क करना पड़ता है। तो उसका नाम ही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है। ये 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन से सीबीआई बन गया। रॉ का काम इंटरपोल से कोई लेना देना नहीं, इट इज़ एन इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स। सो तुम्हें मालूम होना चाहिए, द सीबीआई ट्रेसेस इज ओरिजिन टू स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट विच वॉज सेट अप इन 1941 by the government of India. The functions of the special police establishment were then to investigate cases of bribery and corruption in transactions with the War and Supply Department of India during World War II. Superintendence of SP was established with the War Department. Even after the end of the war, the need for a central government agency to investigate cases of bribery and corruption by the central government employees was felt. The Delhi Special Police Establishment Act was therefore brought into force in 1946. The Act transferred the superintendence of the Special Police Establishment to the Home Department, and its functions were enlarged to cover all departments of Government of India. The jurisdiction of SP was extended to all union territories and could be extended to all states with the consent of the state government concerned. यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ही सीबीआई है, और 1963 1 अप्रैल को एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन से आया सीबीआई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू एबॉलिश बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स मेरे जो प्लस वाले हैं वो सब मुस्कुरा रहे होंगे
क्योंकि वो लोग को इतना ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब कि वो चाह के नहीं गलत कर सकते। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या नन ऑफ द वर्ब। समय समाप्त होने में अभी 40 सेकेंड बाकी है। तो यू हैव 40 seconds to answer this question. Which of the following article of the Constitution empowers the state to abolish quote unquote begar and other similar forms of forced labor? Article 21, Article 23, Article 24 या none of the above. Okay. अभी तुम्हारे पास है about 15 seconds to answer this question and I'm sure that ये अच्छा by the way please make sure कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक तुम्हें एब्सोल्युटली लाइक द बैक ऑफ द हैंड तुम्हें आना चाहिए। अगर तुमने ये मिस किया तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स बेगार, फोर्स लेबर, ओके, आर्टिकल्स, ये कौन से है, ये सब कुछ ऐसे पता होना चाहिए कि रात को मैं 3:30 बजे भी एक बार क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा ना, तब भी तुम्हें आंसर होना चाहिए। आंसर ऑफ कोर्स इज बेगार एंड फोर्स लेबर एट्सेट्रा is all stopped by Article 23. तो that general kind of thing, और इसी में और बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती है। तो trafficking of human beings and so on so forth is also stopped by Article 23. Article 24 is for children, अगर तुम्हें याद है, labor, and Article 21 is life and liberty. तो अगर हम Article 23 सब clause 1 देख लेंगे तो trafficking in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited. देखो एग्जैक्ट वर्ड्स है, ओके, एंड यू शुड बी नोइंग दिस। चलो जी, ये तो हो गया तुम्हारा काम, वेरी गुड। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू नोटा। सर नोटा में नोटा चॉइस बताओ। यस, देखा, नन ऑफ द अबव, फिर से नोटा, एक और नोटा। सो नोटा इज और आर ट्रू। नोटा ऑप्शन कुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द वोटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2013. B. If nota option receives the maximum votes, the election is declared as null and void. C. Both A and B. D. None of the above. Which amongst the following statement with regards to nota is or are true? True पूछा गया। समय तुम्हारे पास है 30 seconds to answer this question. So 30 seconds है, आराम से देख लो। Which amongst the following statement with regards to nota is or are true? तो ऐसा नहीं है कि एक ही पूछा सकता है, you can have more than one answer also correct or more than one choice is also correct. So be very careful answering such questions, ध्यान से। और मैं तुम्हें इतना सूचना जरूर दे देता हूँ कि इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है या फिर इलेक्शन वोटिंग, these are the parts जो आपने किसी हाल में इग्नोर नहीं करना चाहिए, because they will very often ask you these questions. Make sure that you know everything about it. अभी तुम्हारे पास है 25 सेकेंड और 20 सेकेंड और 20 seconds more to answer this question. Okay. और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्या बात कर रहे हो? यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट वाज ओनली द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2013 जिससे पहले नोटा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता था। ऐसे सच नहीं है। एक्चुअली होता क्या था कि जबकि ये केस बाद में आया था, दैट इज द PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 27 सितंबर 2013, तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में ये मैं नोटा डाला, लेकिन नोटा डाला विथ द गारंटी ऑफ द फैक्ट कि ये सीक्रेट बैलेट है। पहले भी होता था, लेकिन वो सीक्रेट बैलेट नहीं होता था। 49O वाला प्रोसीडिंग्स थी जिसमें कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती थी अगर आपने नोटा प्रैक्टिस किया या नोटा एक्सरसाइज किया। सो दैट वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस, एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और एक बात और याद रख लेना जो बड़ी ज़रूरी है कि नोटा कभी नेगेटिव वोट नहीं समझ में आता। नेगेटिव वोट नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कैंडिडेट 1 के पास 100 वोट्स है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट B के पास 101 वोट्स है, कैंडिडेट C के पास 102 वोट्स है और नोटा के पास 103 वोट्स है, तो नोटा नहीं जीतता। बिल्कुल, इन अदर वर्ड्स नोटा अपने आप में कोई कैंडिडेट नहीं माना जाता, या फिर
ये नहीं बोला जाता कि अब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, नोटा के वोट्स को इग्नोर करो और जो उसके पास मैक्सिमम वोट्स है वो जीत गया। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि नोटा को अलग से या फिर इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड क्यों नहीं माना जाता, बट वो अभी तक इन डिमांड स्टेज है, अभी तक वो रिकमेंडेशन स्टेज पे है, इट हैज़ नॉट येट हैपेंड। सो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट deals with the misuse of the provisions of Article 356? A. Hanif Qureshi case. B. Maneka Gandhi case. C. SR बोमई केस. D. इंदिरा सानी केस। अब देखो मैंने यहाँ पर जानबूझ कर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए ना ऐसे क्वेश्चन डाले। यूपीएससी में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो पूरा पूरा टाइटल डाले, डजंट मैटर, कीवर्ड्स याद रखो, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। ओके, विच लैंडमार्क judgment deals with the misuse of the provisions of Article 356 of the Constitution? हनीफ कुरैशी केस, मनिका गांधी केस, ऐसा बोमे केस और इंदिरा सानी केस। अब बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि भगवान ये किस तरह के क्वेश्चन आ रहे। ओके, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। बट एक बात याद रखना, इस सब्जेक्ट को अगर क्रैक करना है, इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है, तो तुम्हें ये सब कुछ इन एंड आउट आने चाहिए। अब तुम इसको कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो इज कंप्लीटली योर चॉइस। विच लैंडमार्क जजमेंट, और अभी तुम्हारे पास है 5 सेकेंड्स आंसर देने के लिए तैयार। जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, तुम तो ये चाह के भी नहीं गलत कर सकते। आंसर ऑफ कोर्स इज द SR बोमई केस, जो कि जनता दल गवर्नमेंट को जब डिसमिस कर दिया गया था कर्नाटका में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। हनीफ कुरैशी केस प्राइमरली डील कर रहा है काउस्लॉटर वाले केसेस से या फिर आर्टिकल 48 से, एंड मनिका गांधी केस ये तो सबको मालूम है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंदिरा सानी केस वो लैंडमार्क केस है जो कि डील करता है विद मंडल। सो यही वो था। इन अप्रैल 21, 1989 द देन Karnataka Chief Minister S.R. Bommai presents Governor P. Venkat Subbiah a copy of the resolution passed by the Janata Dal Legislature Party requesting the governor to give him an opportunity to prove government's majority in the assembly। तो यही था SR बोमई साहब का ये वाला बात, जिनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था 21 अप्रैल 1989 को अंडर आर्टिकल 356 और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, बिकॉज SR बोमई साहब ने ये पूरा का पूरा प्रोविज़न को ही चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उससे कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री। बिकॉज इसके बाद SR बोमई केस ने 10 गाइडलाइंस दी, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करे बिना आप आर्टिकल 356 लगा नहीं सकते। तो वो आर्टिकल 356 नहीं लगाने का जो प्रोविजन था, उसकी वजह से SR बोमई केस की वजह से द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 काफ़ी हद तक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो एक बार पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू federalism also. Consider the following statement with reference to right to information in India, and this is quote unquote right to information. 1. Central Information Commission was established under Right to Information Act of year 2005. 2. Only citizens of India have the right to information under the RTI Act of 2005. यार ये RTI Acts भी ना पढ़ लेना, ये क्वेश्चन अभी अभी अमेंड हुआ है RTI Act, so you should be knowing everything of this also. Which of these statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, या none of the above. तुम्हारे पास है about 40 seconds to start this. Your time starts now. Go for it. Consider the following statements with reference to right to information in India. RTI एक्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया हुआ, मैंने सारी अमेंडमेंट्स भी पढ़ाई हुई है, तो तुम चाह के भी ये गलत नहीं कर सकते हो। ओके, ध्यान से इसको रिवाइज करने का काम है तुम्हारा। मेक श्योर दैट यू डू इट कंप्लीटली एंड डिलिजेंटली। ओके, अभी तुम्हारे पास है अबाउट 5 सेकेंड मोर और समय हो गया है खत्म।
और आंसर इज यस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हो तो आप उसमें क्लियरली मेंशन करते हो, तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का प्रियम्बल भी लिखोगे तो भी तुम्हें आ जाएगा। द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट ऑफ अ प्रैक्टिकल रेजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर, ये वर्ड को ध्यान से देखो, तुम नोटिस कर रहे हो, डेविल लाइज इन द डिटेल, डिटेल में देखना जरूरी होता है। टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, टू in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of Central Information Commission and State Information Commission, and for matters connected therefore and incidental thereto. तो CIC and SIC ये सब यहीं से बनेगा, citizens को right to information यहीं से मिलेगी। So this is right to information act of year 2005। RTI एक्ट फिर पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, अलग अलग विचित्र विचित्र कॉम्बिनेशन करके ये पूछे जाते हैं, एंड यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग विद रिलेशनशिप टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग, with regards to the following arrange them from the earliest to latest with their formation and enactment। तो ईयर डालते चले जाओ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये ईयर डाल देना कि कब क्या क्या हुआ था। इनैक्टमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट, 3 इंसर्शन ऑफ द 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 4th passing of the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें अर्लीस्ट से लेटेस्ट सबसे पहले, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ। ओके, सो डिवाइड करो, अरेंज करो 1 2 3 4 3 1 4 2 3 2 1 4 या 1 4 3 2। विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग, इसको अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद क्या हुआ, इसका बड़ा अच्छा तरीका क्या है मालूम है तुम्हें, सब कुछ आना चाहिए। कम से कम ये पता हो जाए कि हर एक का साल क्या क्या फेज या प्राइम मिनिस्टर कब हो, फिर तुम इसको आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मैं सूचना देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अभी बाकी है 20 सेकेंड। ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए आंसर ऑफ कोर्स इज 3142। 3142 कैसे? सबसे पहले हुआ इंसर्शन ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ये 1951 का है। फिर उसके बाद इफ यू नोटिस इट वाज 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 हुआ। फिर उसके बाद पासिंग ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 और मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में हुआ। सो तुमने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि PSIR ऑप्शनल लॉन्च हो रहा है 7 मार्च को। अब तुम 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले लो और कंसिडर कर लो कि तुमको इसको ज्वाइन करना है या नहीं। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू टेक अ कॉम्बो कोर्स आइदर प्लस एज वेल एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शनल और आइकॉनिक एंड ऑप्शनल, और तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू सेव मनी थ्रू द कोड SIDLIVE SIDLIVE। जैसे कोड यूज करोगे तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। So take a small break, 30 second break, and we'll continue with this part. So now that you have some time to think about it, okay, make sure that you take a good decision. Exam बहुत करीब आ चुकी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि जो मर्जी तुम पढ़ोगे वही क्वेश्चन में आएगा। There is a structure, there is a method to this madness. Make sure that you take a good decisions with this part. Next question coming your way. What was the date on which landmark judgment of Keshavananda Bharati was the state of Kerala passed? Wow. ऐसे भी डेट्स होते हैं, एक तारीखों में तारीख होती है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। और अगर एज कंसर्न इंडियन सिटीजन हमको ये नहीं मालूम है तो वी आर इन अ वेरी सैड फ्रेम ऑफ माइंड। तो मेक श्योर दैट यू नो दिस कंप्लीटली। व्हाट वाज द डेट ऑन विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द स्टेट Keshavananda Bharati was the state of Kerala, and
Choices are April 24th, 1973, April 24th, 1993, June 1 of 1993 या August 5 और 2019। वैसे कोइंसिडेंटली मैं तुम्हें बताऊं कि ये चारों के चारों जो डेट्स है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी मेजर लैंडमार्क थिंग्स इन इंडिया हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दीज डेट्स। सो ये भी मालूम हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। क्या बात है कि अगर तुम सारे के सारे डेट्स बता सको, आई बी वेरी हैप्पी। एंड जो लोग मुझसे पढ़े हुए भाई वो तो ये भी नहीं भूलेंगे कि हर डेट का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी या फिर पॉलिटिकल या पॉलिटी रिलेटेड इवेंट क्या था। यू हैव अबाउट 20 seconds more to answer this question. एंड समय समाप्ति की घोषणा करते हुए, अरे ये बिग डे April 24th, 1973 is the date just then the 13-judge constitutional bench in the केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोवाइड किया था। April 24, 1993 वो दिन है जिस दिन the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 just that dealt with पंचायती राज institutions came into force। June 1, 1993 वो डेट है जिस दिन the 74th Constitutional Amendment Act 1992 which dealt with municipalities came into the picture and was enforced। August 5, 2019 वो डेट है जिस दिन the so-called abrogation or abrogation तो नहीं था but the taking away of Article 35A हुआ था। So Keshavananda Bharati was the state of Kerala, the big case, in fact the biggest case in India की जजमेंट आई थी 24 अप्रैल 1973 की। और ये सिर्फ ट्रिविया नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, 9th शेड्यूल केस, आईआर कोहेलो केस, इन सब के लिए ये डेट्स याद रखनी भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स वॉज एडेड by the 52nd constitutional amendment? Schedule 11, Schedule 12, Schedule 9 and Schedule 10। एक तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि शेड्यूल्स हमेशा याद कर लो, शेड्यूल्स पे बोनस क्वेश्चंस आते हैं। अगर शेड्यूल्स कर लिया तो तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट काम हो जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें 100% यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं यहाँ पर। Which of the following schedules was added by the 52nd constitutional amendment? Schedule 11, Schedule 12, Schedule 9 और Schedule 10। यार सिर्फ इसका आंसर मत देना, इसके साथ साथ अगर तुम ये भी बता सकोगे Schedule 11 में क्या है, 12 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, और अगर तुम्हें उसका ये भी मालूम पड़ जाए कि ये कौन से अमेंडमेंट से आए तो क्या मज़ा आ जाए, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। ओके, समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हें इसकी सूचना देना चाहता हूँ कि आंसर इज शेड्यूल 10। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वो वाला दिन विच वॉज डीलिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 9 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इसमें तुम्हें मालूम होगा वो लैंड लॉज वगैरह सब डाल दिए गए थे। शेड्यूल 12 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज के सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए। एंड शेड्यूल 11 73rd अमेंडमेंट से आया था जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए। तो ये है 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल था प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और इसमें दो है, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2। सो ये जो 10th शेड्यूल है ये डाला गया था और इट हैज ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो एज आई टोल्ड यू इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज एडवाइजेबल दैट यू रिमेंबर ऑल द शेड्यूल्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। Which article deals with parliamentary privileges enjoyed by the members of parliament? A. Article 105, B. Article 194, C. Article 108, D. Article 74. Which article deals with the parliamentary privileges enjoyed by the members of the parliament? A. Article 105, B. Article 194, C. Article 102, D. Article 74। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग से बिल्स पढ़ लेते हैं, ओके, ऊपर के सारे टॉपिक्स कर लेते हैं। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री मोशंस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस,
पार्लियामेंट्री चैलेंजेस, ओके, एंड रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मिस करके मत आ जाना। आजकल क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल जो पहले ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन हुआ करते थे। तुम्हारे पास है अबाउट 10 seconds to answer this question. Okay. Answer of course is Article 105 of the Constitution. In fact, जो इसी वीडियो सीरीज का प्रीवियस वीडियो था तो उसमें मैंने पूछा था which article deals with the privileges enjoyed by the members of the state legislature. उसमें आंसर था आर्टिकल 194 of the Constitution. करीब करीब सेम with very minor changes are powers, privileges, etc. of the House of the Parliament and of the members and committees thereof. वो है आर्टिकल 105 of the Constitution. मैंने फिर तुम्हें बोला है ये सब कुछ पढ़ लेना and you will be able to get better position to answer this question. ओहो सर ये क्या पूछ लिया आपने, सिटीजनशिप एक्ट, इस पे तो क्वेश्चन बड़े खतरनाक हो सकते हैं। कुछ खास मुश्किल नहीं है अगर तुम ढंग से करो तो सेक्शन 7A of the Citizenship Act of 1955 provides for which amongst the following. Section 7A of the Citizenship Act of 1955 provides for which amongst the following: A. NRI status, B. Overseas citizens of India, C. Termination of citizenship, D. Deprivation of citizenship. Section 7A से क्या रिलेटेड है? सिटीजनशिप अगेन मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आई कैन हार्डली ओवर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज ऑफ टुडे। मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर हाउ यू अवॉइड। तो कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता रहता है। तुम्हारे पास है अबाउट 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए आंसर ऑफ कोर्स इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई जिसे बोला जाता है वो सेक्शन 7A में डाला गया है। तो तुम्हें नोटिस हो रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ रजिस्टर एनी पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब तुम्हें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ था उसमें भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच हैव बीन चेंज्ड विद रिगार्ड्स टू ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो उसको इग्नोर मत करना, मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम आल्सो। Which of the following act has been kept outside the jurisdiction of the National Green Tribunal? Environmental Protection Act of 1986, Wildlife Protection Act of 1972, both 1 and 2 या none of the above. Question है which of the following act has been, or acts for that matter, has been kept outside the jurisdiction of the National Green Tribunal? Environmental Protection Act of 1986, Wildlife Protection Act of 1972, both 1 and 2 या फिर none of the above, या both A and B and none of the above। जैसे मुझे सोचना सोच लो, तो इसको both A and B कंसिडर किया जा सकता है और none of the above। Okay, which of the following act has been kept outside, बाहर रखा गया। Okay, तुम्हारे पास है about 30 seconds to answer this question or let us see कि तुम क्या करते हो। Alright, let us see if your answers are ready, and the answer of course is Wildlife Protection Act of 1972। Environmental Protection Act रखा गया। तो ये बड़ा ही important part है कि Environmental Protection Act, Air Pollution Control Act, Water Pollution Control Act, Biological Diversity Act 2002 etc. ये सब रखे हुए, लेकिन for some funny reason Wildlife Protection Act of 1972 नहीं रखा हुआ है। Okay, so you should be knowing about this part, but please remember EPA is being kept in this part। So ये भी एक अच्छा है। NGT पे भी क्वेश्चंस बड़े कॉमनली आने लगे हैं। मैंने NGT को अभी गवर्नेंस में भी पढ़ा है। So NGT पे सब कुछ ही पढ़ लेना, उसमें पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है and so on so forth। It really will be helpful। Which amongst the following statements with regards to BIMSTEC? ओहो IR आ गया सर, तुमने IR ठीक से नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी याद कर लो ना। नेपाल and Bhutan A have been added as the members of BIMSTEC, B
India has left its membership of SARC to join BIMSTEC. C. BIMSTEC came into existence in 1985 या all of the above. मजेदार बात यह है कि ट्रू पूछा गया. Which amongst the following statements with regards to BIMSTEC is or are true? A. Nepal and Bhutan have been added as members of BIMSTEC. B. India has left its membership of SARC to join BIMSTEC. C. BIMSTEC came into existence in 1985. या D. all of the above. अभी तुम्हारे पास है अराउंड 15 सेकेंड. बहुत ही बढ़िया. और आंसर बहुत ही सिंपल है, हद होगी. दिस इज द लेटेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, बट इंडिया ने किसी हाल में सार्क को छोड़ा नहीं है. बट ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो तुम पढ़ लो तो बहुत अच्छा है. तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल ट्रांस टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 मेंबर स्टेट्स है, और इट केम इनटू फोर्स इन 1997 थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज द बैंकॉक डिक्लेरेशन. हमारे पास जो मेंबर्स है वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया दैट इज म्यांमार, थाईलैंड. तो ये पहले जो बना था वो बिस्टेक था, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था. बर्मा यानी कि म्यांमार आ गया 1997 में और ये बन गया बिम्स्टेक. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपाल और भूटान आया 6th मिनिस्टेरियल मीटिंग यानी कि फरवरी 2004 में. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनते बनते थोड़ा समय लग गया है, बट इट इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the challenge to the 10th schedule? So पहला 2 बार 10th schedule आ चुका है, आज बताओ. A. Olga Tellis case, B. TMA Pai case, C. Kyoto Holoan case and D. Indira Sahni case. This is the last question for this video. इसके बाद एक huge finale session होगा. Make sure that you are tuned to this channel and make sure that you अटेंड दैट ऑल्सो. कोशिश करो लाइव अटेंड करो, और लाइव ना भी अटेंड करो तो रिकॉर्डेड तो जरूर देखो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इससे तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो सकता है. विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द चैलेंज टू द 10th शेड्यूल? ओल्गा टेलिस केस, टीएमए पाई केस, क्योटो होलोवान केस या फिर इंदिरा साहनी केस? तुम्हारे पास है अबाउट 15 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, और समय समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ. बहुत ही फेमस केस विच इज कॉल्ड एज द क्योटो होलोवान केस. मैंने इनफैक्ट जब ओल्गा टेलिस बता रहा था तो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया था, लेकिन हमेशा याद नहीं रहता. तो अगर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये, अगर तुम थोड़ा सा देख सकते हो तो ये आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 है, तो ये हेड नोट्स में दिया हुआ है, यानी कि 10th शेड्यूल से डील कर रहा है. सो क्योटो होलोवान केस वर्सेस जुचिलो 1992 Supreme Court की judgment which is related to the challenge of the 10th schedule. ये जरूर पढ़ लेना, काम का क्वेश्चन है. This brings us to the end of this video or this part of this challenge. We'll see you in the next part soon. एक फाइनल अनाउंसमेंट तुम सब लोगों के साथ. those of you, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, 7 मार्च को स्टार्ट हो रहा है PSIR ऑप्शनल. ओके, मेरा कोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच इज़ अ 10 पार्ट का कोर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट मार्च 7 को मैं लॉन्च कर रहा हूँ. और ये 250 मार्क्स जो मैं GS 2 पढ़ाता था वो उसके साथ साथ अब 250 मार्क्स और ऑप्शनल 1 एंड 250 मार्क्स और ऑप्शनल 2, इन दोनों का भी हेडेक ये पूरा कर देगा. तो इन अदर वर्ड्स तुम्हारा हाफ ऑफ योर UPSC CSE एग्जामिनेशन इज नाउ टेकन केयर ऑफ. अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, यूज द कोड SETLIVE एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट इमीडिएटली. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुमने अभी तक GS नहीं ऑप्ट किया है, अभी तक आप प्लस क्लासेस में नहीं आए हो, तो GS और ऑप्शनल का कोर्स कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले लो और यूज द कोड SETLIVE. कॉम्बिनेशन में आते ही तुम लोग को बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे, ह्यूज परसेंटेज डिस्काउंट, एंड दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू होन योर स्किल्स इन योर ऑप्शनल कोर्सेज as well as saving money. Don't forget to use the code SETLIVE, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.